देखिए, हमारी पार्टी में जो सामान्य प्रक्रिया बनी है, ये उस समय बनी है जब सत्ता में कांग्रेस अधिकांश राज्यों में केंद्र में थी। हम तब जहाँ मुख्यमंत्री होते थे तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते थे, जहाँ नहीं होते थे तो वहाँ सामूहिक तरीके से लड़ करके चुनाव के बाद लीडर का चुनाव करते थे। मगर कुछ समय से जब हमारे राज्यों में उनमें सरकारें नहीं रही तो भाजपा ने अब हर चुनाव को, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, वो लोग उसे कहते हैं मोदी जी को देखिए। आपको किसी एमएलए को, स्थानीय व्यक्ति को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को देखने की आवश्यकता नहीं है। उससे स्थानीय मुद्दों पर फोकस नहीं आ पा रहा है, स्थानीय इश्यूज पे फोकस नहीं आ पा रहा है। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि भाजपा की इस रणनीति को कि वो मोदी बनाम कांग्रेस के लोकल व्यक्तित्व में कर चुनाव को कन्वर्ट करते हैं, हमको अपने लोकल चेहरा आगे करना चाहिए। हमको कहना चाहिए ये हमारा चेहरा है, इसकी नेतृत्व में हम यहाँ चुनाव लड़ें, ताकि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय व्यक्तित्व जो है चुनाव में आमने सामने हों। जब कांग्रेस अपना चेहरा लेकर के आएगी तो भाजपा से भी लोग पूछेंगे कि भाई मोदी तो ठीक है, वो तो दिल्ली में है, वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, यहाँ तुम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हो। और जो ही भाजपा अपनी स्थानीय व्यक्ति का नाम लेगी तो जो एंटी इनकम्बेंसी है उनके विधायकों की, उनके मंत्रीगणों की, उनकी सरकार की, वो चुनाव में प्ले कर जाएगी और कांग्रेस का उसी समय अपर हैंड शुरू हो जाएगा। तो ये कांग्रेस के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इस पर बात करें, क्योंकि एक आम प्रैक्टिस के इतर हट करके मैंने ये सुझाव दिया है। तो मैंने इस सुझाव में मैंने कहा भाई इसको उत्तराखंड के संदर्भ में न समझा जाए। उत्तराखंड में तो आप जिसको कर दीजिए मैं उसके पीछे हूँ, लेकिन इसको एक मोटे सिद्धांत के तौर पर माना जाए और आप चर्चा इस पर चले, इसलिए मैंने इसको सार्वजनिक किया। सर, आपने अपनी पार्टी के स्तर पे प्रभारी और जीएस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल तक आपने बात को कहा है? क्योंकि कुछ महीने पहले भी आपने प्रभारी की जानकारी में है ये बात, लेकिन ये प्रभारी के स्तर पर इसका निपटारा नहीं होना। वो तो वही बात कहेंगे जो एक इस्टेब्लिश प्रैक्टिस अभी तक है। मगर मैं कुछ बात लीग से हट करके कह रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पार्टी में इस पर कुछ सोच मंथन शुरू हो। यदि ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो जो पार्टी का निर्णय वो सब कुछ मान्य। सर, आपने कई महीने पहले भी ये बात आपने कही थी कि फेस के साथ जाना चाहिए, क्या उसके बाद कोई विचार नहीं हुआ? क्योंकि आपको आगे बात सार्वजनिक तौर पर कहनी पड़ रही, क्या उस पर विचार नहीं हो रहा है, क्या बात? नहीं, देखिए, सार्वजनिक तौर पर कहने का अर्थ, हम तो लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम पार्टी में कुछ नए विमर्श उठते हैं, नए सवाल उठते हैं, नई बातें आती हैं, उन पर चर्चा होती है, फिर कुछ चीज़ें स्वीकार्य होती हैं, कुछ चीज़ें स्वीकार्य नहीं होती हैं। तो जो पार्टी तय कर देती है न तो बतवा सब उसके साथ चलते हैं। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई मैंने नई बात कही हो। मैं उसको उत्तराखंड के संदर्भ में चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूँ उसको हम क्योंकि एज पॉलिसी जो चीज़ है उससे थोड़ा सा डिविएशन करें और राज्यों वाइज हम स्थितियों का अध्ययन करें और अपनी रणनीति में बदलाव ला करके भाजपा की रणनीति की काट बने। और राज्यों में भी आपके हिसाब से ऐसा हुआ है। अब हरियाणा में रिसेंटली और पार्टी ने उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस किया, और बिहार में हमको कहीं नहीं गिना जा रहा था, मतलब हमारे गठबंधन को, लेकिन जो ही तेजस्वी जी को आगे लाए हम तो करीब चुनाव जीतने की स्थिति में आ गए। झारखंड के अंदर स्पष्ट तौर पर हमने रघुवर दयाल बनाम अपने हेमंत सोरेन चुनाव लड़ा, तो हम वहाँ हमारा गठबंधन जीता। और राज्यों में भी, कांग्रेस शासित राज्यों में भी, जहाँ हम चेहरे को स्पष्ट तौर पर लेकर के आए हैं, हम भाजपा की रणनीति का तोड़ निकालने में सफल हुए हैं। इसलिए जो अनुभव है
उसका उसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। और जो इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, उस इस्टेब्लिश प्रैक्टिस में बदलाव संशोधन किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में अगर हम्म। उत्तराखंड में अगर आपकी किसी को भी चुना जाए, कहीं ऐसा तो ये माना जाए किसी को भी चुना जाए, आपको कोई आपत्ति नहीं। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ कि जिसको भी कहे मैं उसके पीछे खड़ा हूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो भाजपा इस समय एक बड़ा अजीब सी स्थिति पैदा करती है, यदि मोदी जी को देखो, और जो ही मोदी जी के खिलाफ वोट डालने व्यक्ति जाता है तो आरएसएस ने, बीजेपी ने इतने वर्षों के अंदर उनको एक हिंदुत्व व्यक्तित्व बना दिया है, तो उनके लिए एक एडवांटेज की पोजीशन बन जाती है। व्यक्ति ये सोचता है यार हम कहीं मोदी को तो नहीं हरा रहे, तो वहीं पर विपक्ष के रूप में हमारा नुकसान हो जाता है। और जो ही हम स्थानीय व्यक्ति को ले आएंगे तो भाजपा को मजबूर होकर के अपने स्थानीय व्यक्ति को लाना पड़ेगा, और ज़्यादातर स्थानों पर भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप यदि तर्क के आधार पर देखिए तो मेरे तर्क में कांग्रेस के लिए रणनीतिक रूप से एक लाभ की स्थिति है। सर 5 राज्यों में चुनाव है, अभी चल रहा है, असम में है, यूडीएफ के अंदर आप वेस्ट बंगाल में हैं, तो आपको लगता है वहाँ पर भी चेहरा देना चाहिए? नहीं, देखिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग पोजीशन है। केरल की पोजीशन पूरे देश के अंदर जिस फॉर्मूले पर हम काम करते हैं उससे भिन्नतर फॉर्मूला है, क्योंकि वहाँ की कुछ चीज़ें अलग तरीके से वहाँ की कांग्रेस अपने हिसाब से चीज़ों को तय करती है, और हमेशा एआईसीसी उसको इंडोर्स करती रही है। बंगाल के अंदर हम एक पार्टनरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, और स्पष्ट तौर पर इसीलिए हमने जो हमारा एक बेहतर चेहरा था उसको अध्यक्ष बना करके रखा है, ताकि गठबंधन और मजबूत तौर पर दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं किया। और असम के अंदर तरुण गोगोई जी के जाने के बाद कुछ स्थितियों में परिवर्तन आया, तो उस स्थिति को देख करके पार्टी ने कोई निर्णय लिया है। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं कि जो असम में किया हो वो दूसरी जगह भी हम लागू करें। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर राज्यों के आधार पर भी थोड़ा सा डिविएशन किया जा सकता है, मगर इस पर इसको रणनीतिक तौर पर हमको इसकी स्वीकार्यता पर विचार करना चाहिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं, जो बयान दिया है और कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं वो कृष्ण की तरह हैं, और उनको भगवान की संज्ञा एक तरीके से दी है, कैसे देखते हैं? इस पर केवल हंसा जा सकता है, और ये जो हमारी धार्मिक आस्थाओं का अपमान है। ये राम और कृष्ण जो अंशावतार माने गए हैं, जिनको हमारे वेदों ने भगवान का स्वरूप माना है, विष्णु का अंशावतार कहा है, ये उनका भी अपमान है। और मोदी जी स्वयं इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनको भगवान का अंशावतार माना जाए। वो एक बेहतर इंसान हो सकते हैं, उनको भाजपा की नज़र में वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक अच्छे नेता हो सकते हैं, मगर उनकी तुलना हमारे देव पुरुषों से करना तो उन देव पुरुषों का भी अपमान है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को भी ये अतिरंजित प्रशंसा जो है अच्छी नहीं लगी, और अच्छी नहीं लगनी चाहिए। भाजपा अब ऐसा लगता है कि चापलूसी को ही उन्होंने यथार्थ मान लिया है। तो क्या आपको लगता है कि यही क्वालिटी रही त्रिवेंद्र सिंह रावत, माफ कीजिएगा, तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री चुनने? नहीं, वो अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं ऐसी बातें कह करके। और मैं समझता हूँ इससे उन्होंने हमारे उत्तराखंड को थोड़ा सा उपहास का पात्र बना दिया। हमारा मुख्यमंत्री, हमारा स्टेट बहुत शिक्षित स्टेट है, उसमें देवताओं से किसी की तुलना करना हमारे राज्य के लोग पसंद नहीं करेंगे, और देश को कोई पसंद नहीं करेगा। सर आखिरी सवाल आपसे हुआ था,
उसके अंदर एक आरोपी को आज सजा सुनाई गई है फांसी। एक तो पहला सवाल आपसे ये बनता, फांसी की सजा सुनाई गई है, बाटला एनकाउंटर पे एक समय सवाल भी उठे थे, कई कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। आज प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि आज फांसी की सजा सुनाकर कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया है, जो लोग कह रहे थे एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे थे, और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, आज मांगनी पड़ेगी देश से, क्योंकि फोर्सेस के ऊपर कटघरे में खड़ा किया गया था उनको सवाल। देखिए, मोहन चंद शर्मा हमारे राष्ट्रीय हीरो ही, बल्कि हमारे स्थानीय हीरो भी, और मेरे उनसे घनिष्ठतम संबंध थे। और मैं उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताऊं तो जावड़ेकर जी जो लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ लेने लायक रहेंगे नहीं। लेकिन ये सवाल ऐसे हमारे लोग जो शहीद होते हैं उनके नाम पर राजनीतिक फ़ायदा उठाने का नहीं है। उस समय उस इनकाउंटर को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई, लोकतंत्र के अंदर स्थिति निकलती हैं, अनंतो गत्वा जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर चीज़ें स्थापित होती हैं वही अंतिम सत्य माना जाता है। तो उसका न्यायिक प्रक्रियाओं का, न्यायिक निर्णयों का राजनीतिककरण करना और राजनीतिक फ़ायदा उठाने की बात करना, ये मैं समझता हूँ भाजपा का जो विभाजनकारी एजेंडा है उसमें अब ये न्यायिक निर्णयों का भी उपयोग करने लग गए हैं। तो ये मोहन चंद शर्मा जी की शहादत का